हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने विजन आईएएस की इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन वीडियोस को आई बटन में लिंक कर दूंगी। यू कैन कंसिडर गिविंग देम अ वॉच। उन वीडियोस में पूरे इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही होलिस्टिकली समझाया गया है, सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, और एक्सप्लेनेशन इज आल्सो क्वाइट सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे लेकिन आज की वीडियो हम एक लाइटर नोट पे शुरू करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ऑल आइज ऑन रामन। तो देखिए यहाँ पे जो इस रोबो एलिफेंट का नाम है, जो फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा है वो मलयालम में लिखा है, जो मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाऊंगी इसको प्रोनाउंस करना। सो आई वुड लीव प्रोनाउंसिंग दैट, अटेम्प्टिंग दैट इन फैक्ट। तो इसीलिए बिकॉज आई वुड अपसेट माई मंडियाडी फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे रामन, हम रामन ही देखेंगे। तो रामन कौन है? ही इज अ रोबोट एलिफेंट। तो देखिए आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्रुअलिटी ऑन एनिमल्स या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें, और क्वेश्चंस आने बहुत ही प्रोबेबल हैं क्योंकि हम बहुत सारे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं लेटली। तो आपके GS1 में, GS3 में अगर क्वेश्चन आता है, सो राइट इट एज एन एग्जाम्पल, रामन द रोबो एलिफेंट गिफ्टेड टू टेम्पल, श्री कृष्ण टेम्पल बाय पीटा इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है। ओके, तो देखिए जो श्री कृष्ण टेम्पल है केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में, पीटा इंडिया ने उनको गिफ्ट किया है रोबोटिक एलिफेंट को, जो 800 किलोग्राम के करीब इनका वेट है और 11 फुट, बेसिकली 11 फुट इनकी हम हाइट देख रहे हैं। मेड ऑफ एन आयरन फ्रेम एंड रबर कोट। अब देखिए अगर आप बिल्कुल टेक्निकलिटीज, या अगर आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि अपनी ट्रंक से वो पानी भी बाहर थ्रो कर सकते हैं। 4 people कैन सिट ऑन हिज बैक। तो इस तरह की चीजें, ताकि यू एक्चुअली फील, अगर आप उन्हें देखेंगे एलिफेंट को, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि एक रियल एलिफेंट नहीं है ये। ठीक है, तो और ही कैन मूव हिज आईज, हिज ईयर्स, बिल्कुल प्रोपोर्शन एकदम सेम रखा गया है। 5 लाख रुपीज लगे हैं बनाने के लिए, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल, है ना। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे जो जिस्ट है वो क्या है, वो अब हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम रोबोटिक एलिफेंट यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है। ओके, while there is little doubt that captive elephants are all too frequently subjected to abuse, in a statement PETA expressed the hope। तो PETA ने कहा है कि देखिए रामन का जो यूज है बाकी टेम्पल्स को भी प्रेरित करेगा कि हमें क्रुअलिटी फ्री सेरेमनीज अडॉप्ट करनी चाहिए। रिचुअल्स में बहुत जैसे गाने बज रहे हैं या फेस्टिवल्स हैं, तो बहुत घंटों तक एनिमल्स को खड़ा रहना पड़ता है क्राउड में, लाउड म्यूजिक में। सो दैट वुड सॉर्ट ऑफ हेल्प इस चीज में। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, दिस इज बिसाइड्स द डीप इमोशनल रेजोनेंस। और साथ ही में आप जानते हैं कि किस तरह से केरला में और हमारे कल्चर में भी एलिफेंट्स की क्या वैल्यू है, एलिफेंट्स का क्या पोजीशन है, क्योंकि हमारी पोइट्रीज, हमारे स्टोरीज, उनका अपना ही फैंडम है एलिफेंट्स का, और कैसे उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनकी ग्लोरी को, उनकी ग्रेस को, उनकी ब्यूटी को, राइट। तो साथ ही में बहुत इमोशनल एक चीज भी है। तो हम बिल्कुल टेम्पल्स को ये नहीं कह सकते कि आप छोड़िए, क्योंकि क्रुअलिटी हटानी है तो आप एलिफेंट्स को बिल्कुल मत रखा कीजिए टेम्पल में, दैट के नॉट हैपन। सो मे बी दिस इज अ वे आउट। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस हैं। In appearance, Raman is surprisingly like the flesh and blood originals, but once the novelty wears off, would, अब देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें पता है कि एक रोबो एलिफेंट है, तो क्या सच में आप उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे? क्योंकि एक मैकेनिकल एलिफेंट से आप ब्लेसिंग्स लेंगे कि नहीं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आप एलिफेंट को तो सॉर्ट ऑफ गॉड का मैसेंजर मानते हैं, है ना। उनसे तो ब्लेसिंग्स ली जाती हैं टेम्पल्स में, पर उनसे लेंगे कि नहीं? और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उठते हैं। अब जब ये वीडियोस सरफेस कर रही थी सोशल मीडिया पे, ऑफ कोर्स एक ग्रुप ये भी कहता है कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। अगर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपके इंटरव्यू में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ऑफकोर्स एक जो फैक्शन है वो ये भी है, इट इज लाइक डाइल्यूटिंग योर कल्चर। ओके, या आप अपने कल्चर को, अपने रिचुअल्स को डाइल्यूट कर रहे हैं ये करके। एक फैक्शन ये भी है, अगर मैं काउंटर पर्सपेक्टिव आपसे बात करूँ, ऑफ कोर्स जो इन्वायरमेंटल और क्रुअलिटी, और ऑफ कोर्स जो आर्टिकल 21 अगर हम एनिमल्स पे भी अप्लाई करें तो वो सारी चीजें एक जगह पे रहेंगी। पर अगर हम काउंटर स्टेटमेंट देखें तो दिस इज
जैसे बहुत लोग कहते हैं कि फिर व्हाई डोंट यू टॉक टू सम रिलीजन्स ईद के बारे में, तो वहाँ पे ईद में भी क्रुअलिटी होती है, यू शुडंट बी डूइंग दैट। तो ये इट बिकम्स फार रेंजिंग, बहुत सारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स एक्सटेंड किए जाते हैं। Okay, stricter action against abuse is needed, as is a wider dissemination of the message that rituals can and do change over time. Elephants should perhaps be spared the trouble of standing. देखिए, लेकिन of course, keeping that aside, the author here is appreciating this small little effort on PETA's part. Okay, तो यहाँ पे वही हमें पता चला है। अब देखिए, हमें स्टार ऑफ द न्यूज़पेपर को अब डिस्कस करना है, उससे रिलेटेड हम एडिटोरियल भी देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। बाय नाउ ऑफ कोर्स यू वुड हैव नोन कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन ECI अपॉइंटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, अगर आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप कौन से कौन सी कमीशन या पहले भी कभी ECI की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, कोई पेपर लिखा गया था, BR अम्बेडकर का क्या कहना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन सी डिबेट चली थी, हम वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ साथ में कवर करेंगे। और फिर एक एडिटोरियल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस में एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप जानते हैं कि एक 5 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के थर्सडे को रूल किया है कि देखिए, एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होंगे, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है लोकसभा में, तो जो भी मेजोरिटी ऑपोजिशन पार्टी है उनके लीडर, और साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 मेंबर कमेटी होगी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे वुड नाउ पिक, द कमिटी वुड नाउ पिक द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, तो देखिए क्यों हमने ये सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे डिबेट, ओके देखिए ही क्यों, लेट्स जस्ट रीड इट। अब देखिए 2015 में क्या हुआ था, एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया गया था अनूप बरनवाल। तो एक केस का नाम क्या है जो अपने पेपर में लिखेंगे, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये केस का नाम यही है। तो इसमें बेसिकली इस PIL ने चैलेंज करने की कोशिश की थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस चीज की, कि क्या प्रैक्टिस है, कैसे सेंटर अपॉइंट कर रही है इलेक्शन कमीशन को। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लाई करता है कि इलेक्शंस नॉन पार्टिसन वे में कंडक्ट किए जाने चाहिए, वहां पे इम्पार्शियलिटी होनी बहुत जरूरी है। पर अगर सेंटर ही अपॉइंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, यानी कि देखिए करते तो अपॉइंट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, तो इन द सेंस आप अपने यहाँ पे फेवरेटिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, हम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं कर रहे। ये तो संविधान जब से आया है या फिर जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से यही चल रहा है ना, तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हम यहाँ पे नहीं टारगेट कर रहे, बस हमें इतना पता है कि ये चीज यहाँ पे लूपहोल एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पार्टिजनशिप देखी जा सकती है। ओके, क्योंकि आप अपने फेवरेट को अपॉइंट कर सकते हैं जब आप पावर में हैं। तो इन अक्टूबर 2018, तो ये 2015 की PIL, और फाइनली 2018 में क्या हुआ, एक 2 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के इस केस को रेफर किया एक लार्जर बेंच को, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट का क्या इंटरप्रिटेशन है उसमें जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा, अभी तक आज तक कभी इस केस को उठाया नहीं गया, कभी सोचा ही नहीं गया था इस बारे में, कभी डिबेट ही नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि कोई हमारा पहला रेफरेंस हो उसको हम रेफर करके कुछ वर्डिक्ट देते हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इसे लार्जर बेंच को रेफर किया गया आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात है। ओके, तो आर्टिकल 324 आप जानते हैं कि क्या मैंडेट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अभी हम सारे आर्टिकल्स जो आपको अगर एक आंसर आएगा उसमें लिखने होंगे वो भी हम देखेंगे। ओके, इन सितंबर लास्ट से फिर क्या हुआ, फाइनली 2015 में PIL फाइल हुई, 2018 में 2 जज बेंच ने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया, फिर फाइनली 2022 में, सितंबर 2022 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस KM जोसेफ। ओके, तो उन्होंने ही दे स्टार्टेड हियरिंग द केस, और बिल्कुल 1 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया था। और जो भी रोज के रोज वहां पे बातचीत हो रही थी, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी, वो हम डिस्कस किया करते थे तब। द बेंच ऑल्सो कंप्राइज, और उस बेंच में और भी जजेस थे, ऑफ कोर्स 5 जज बेंच है, तो अजय रस्तोगी,
अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय, सीटी रवि कुमार। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम आगे देखेंगे, क्यों हमने कॉम्पोजिशन देखी, वी विल सी। ओके, व्हाट इज द चैलेंज? अब चैलेंज क्या था? अब आर्टिकल 324 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 324 में क्या ऐसी दिक्कत थी जो इंटरप्रेट करना 2 जज बेंच के लिए इतना मुश्किल हो गया? देखिए, आर्टिकल 324 क्लॉज 2, वैसे तो देखिए इस तरह की कोई भी इंटरप्रिटेशन होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, एक लार्जर बेंच ही देख सकता है उनको। आप पढ़ते हैं ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसमें मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से तरह के केसेस को वो देखते हैं और क्यों रिक्वायर्ड होता है वो बनना, तो एक उसमें से ये इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्या कहता है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए, इफ एनी, नहीं भी हो सकते, जैसा कि प्रेसिडेंट को लगे। अगर उन्हें लगता है कि और इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, अगर उन्हें नहीं लगता तो नहीं कर सकते, और कितने करने हैं वो उन पे डिपेंड करता है। ही और शी में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स द नंबर, ओके, कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स चाहिए। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर शैल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, संविधान क्या कहता है इसमें? संविधान ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है should be made by the president, but subject to the provisions of any law made in that behalf by parliament। यानी कि पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक लॉ बनाना था जो हमारी इंडिपेंडेंस से लेके आज तक नहीं बना। लॉ क्यों बनाना था? क्योंकि देखिए, लॉ में लिखा होता कि अपॉइंटमेंट हो रही है तो किस तरह से अपॉइंटमेंट होगी, और जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट, ये उन्होंने ऐड किया बाद में, और क्यों ऐड किया वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। ओके, द क्रक्स ऑफ द चैलेंज इज दैट सिंस देयर इज नो लॉ, पार्लियामेंट ने अभी तो कोई लॉ ही नहीं बनाया, ठीक है, तो इसीलिए जब पार्लियामेंट ने यहाँ पे वैक्यूम छोड़ दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम, तो इसीलिए मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो लीड्स टू द लार्जर क्वेश्चन। अब देखिए, ऑफ कोर्स एक तो जुडिशरी को बोला जाता है, ये वर्ड्स आप याद रखिए और रेप्लिकेट कीजिए अपने आंसर्स में। जुडिशरी से बोला जाता है कि आप जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाएं, यानी कि आपका काम क्या है, चीजों को एडजुडिकेट करना। आप जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है कि 3 विंग्स हैं सरकार के, 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जुडिशरी ने क्या करना होता है, एडजुडिकेट करना होता है मैटर्स को, ओके। लेजिस्लेचर ने क्या करना होता है, लॉ मेकिंग करनी होती है। एग्जीक्यूटिव ने क्या करना होता है, उन्होंने ऑफ कोर्स चीजों को इम्प्लीमेंट करना होता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो तीनों अब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो इसीलिए बार बार गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि प्लीज आप सेपरेशन ऑफ पावर्स को याद रखिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट अपनाइए और जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे ना करिए। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे रीसेंट केस है। जुडिशियल एक्टिविज्म की जो बुक थी ना, कुछ साल पहले बंद हो गई थी, लेकिन फिर से खुल गई है इस केस के माध्यम से, और वो हम नेक्स्ट एडिटोरियल में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम समझते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को और हमें नहीं शौक है इंटरफेयर करने का, पर अब कॉन्स्टिट्यूट आपने पिछले 70 साल से ज्यादा में एक लॉ क्यों नहीं बनाया, तो हम क्या करें इसमें, ओके। टू कॉरोलरी इश्यूज दैट वर ऑल्सो, अब देखिए साथ ही में और भी इश्यूज थे, कॉन्सिक्वेंशनल इश्यूज थे, जिसमें मतलब कोर्ट से ये भी पूछा गया था कि देखिए क्या है ना, कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं 2 और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 1, है ना, उन दोनों को इक्वालिटी नहीं दी हुई, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोसेस ऑफ रिमूवल बिल्कुल अलग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का तरीका आप जानते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है, बिल्कुल वैसा, है ना, कि मेजोरिटी के माध्यम से दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, तो जो हो ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। वो तो हो सकता है पर बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं है, जबकि काम एक है और वैसे दे आर एट पार, तो इस चीज को भी देखना था। एक और क्वेश्चन ये था, फंडिंग कैसे होगी। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि एक बॉडी को ऑटोनोमस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस एज ए बहुत बार, एज आई सेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, इंडिपेंडेंस का मतलब, सबसे बड़ा मतलब केवल यही है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो आप किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से देख लीजिए, वही इधर भी लागू होता है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के बिना आप सच में कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहां से आपको पैसा आ रहा है ना, कभी कहीं ना कहीं वो
रोक सकते हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना, तो तब तक इंडिपेंडेंस नहीं आ सकती। वही चीज यहाँ पे भी थी, हम इसमें भी देखेंगे कि क्या कहा गया है। एज पर द करंट प्रोसेस, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, अभी कैसे अपॉइंट होते हैं, आप कहेंगे ये तो बताओ कि अभी कैसे अपॉइंट होते हैं। तो अभी क्या होता है कि लॉ मिनिस्टर एक पूल ऑफ सूटेबल कैंडिडेट को सजेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप देख लीजिए ये कुछ 10-12 लोग हैं मेरी नज़र में, ओके, और प्राइम मिनिस्टर आप देख लीजिए कि क्या इसमें से आपको चूज करना है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। व्हाट डिड द कोर्ट डिसाइड? अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। जस्टिस जोसेफ ऑथर द मेजॉरिटी ओपिनियन। तो देखिए यहाँ पे जो मेजॉरिटी ओपिनियन आया है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में, वो उसको ऑथर किया है, लिखा है जस्टिस जोसेफ ने, के.एम. जोसेफ ने, ठीक है, जो हेड कर रहे थे बेंच को। लेकिन जस्टिस रस्तोगी जो है, उन्होंने एक सेपरेट ओपिनियन लिखा है, ऑथर किया है, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी व्यू के साथ अग्री भी किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डिसेंटिंग ओपिनियन है, नहीं, दे आर अग्रीइंग, दे कैन ऑल्सो डू दिस। आप जानते हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन के केस में क्या हुआ था, वी गॉट दिस डिसेंटिंग ओपिनियन बीवी नागरत्ना के पार्ट पे। ये डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं है पर एक सेपरेट ओपिनियन है, हम देखेंगे क्या, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वही चीज सीखी है कि दोनों की ही जो अपॉइंटमेंट है कमेटी के माध्यम से होगी, जो हम देख चुके हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होंगे, और साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। तो वही चीज यहाँ लिखी है, वी मेक इट क्लियर दैट दिस। लेकिन अब एक कैवेट है यहाँ पे, क्या है कि ये जो हम कमेटी आपको बता रहे हैं, बट दिस वुड बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि संविधान में तो ये लिखा है, संविधान को थोड़ी ना ओवरराइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट, लिखा तो यही है। तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो कमेटी भी ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्टेड टू योर लॉ ओनली, तो आप लॉ बनाइए। तो इसका मतलब इन इफेक्ट ये भी होता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो अंडू भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को, मे भी एक लॉ बना के वो कह दे कि नहीं ये कमेटी नहीं होगी, इस कमेटी में से लॉ मिनिस्टर भी होंगे, स्पीकर भी होंगे लोकसभा के, या डिप्टी चेयरमैन भी होंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज इट सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ओके। हाउ डिड द कोर्ट अराइव? वे भी ये भी बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, ठीक है। हाउ डिड द कोर्ट अराइव एट द वर्डिक्ट? तो कोर्ट यहाँ तक पहुंचे कैसे अपनी जजमेंट तक? द कोर्ट वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द डिबेट्स। तो कोर्ट ने बहुत ही लंबी समय तक रीडिंग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किस तरह की डिबेट हुआ करती थी। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे पता करता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को, कैसे मतलब सही इंटरप्रिटेशन कहाँ कैसे पहुंचता है, क्योंकि वो देखने की कोशिश करता है कि जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जब वो संविधान लिख रहे थे तो कुछ डिबेट्स कर रहे थे, हर एक क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हुई थी, आप जानते हैं, बहुत ही डिटेल लेवल पे। तो वो क्या करना चाहते थे, उनका इंटेंट क्या था, वो समझने की कोशिश करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था ना कि टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो वही चीज व्हाट द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कि क्या प्रोसेस में जाते थे और उनका एम क्या था कि किस तरह का इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो, ऑफ कोर्स नॉन पार्टिजन जो हो, ठीक है। तभी तो यहाँ पे लॉ बनाने की बात की गई थी, तभी तो बाकी जो बॉडीज हैं जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और इस तरह के, उनके लिए कोलिजियम है, उनके लिए कमिटी है जो उनके हेड को, उनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, जो यहाँ पे भी होना चाहिए था पर वो नहीं हुआ, ओके। एंड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सिमिलर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को देखने के साथ साथ बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस है बाकी बॉडीज के लिए, उनको भी उन्होंने पढ़ा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। द वर्डिक्ट स्टेट, तो वर्डिक्ट क्या कहता है कि देखिए अ गोल्डन थ्रेड रन्स थ्रू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑन दिस प्रोविजन। तो यानी कि एक ही कॉमन फैक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी डिबेट्स हुई उसमें, ठीक है, एक चीज कॉमन है कि मेंबर्स इस बात पे क्लियर थे कि इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट कमीशन कंडक्ट करेगी, ओके। एंड इट वाज अ रैडिकल डिपार्चर फ्रॉम द regime प्रिवेलिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो जो एक्ट था 1935 का, उससे हम बिल्कुल रैडिकली हम डिपार्ट करना चाहते थे, वी वांटेड एन इंडिपेंडेंट कमीशन। द डेलिबरेट एडिशन ऑफ द वर्ड्स, इसीलिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ बाय पार्लियामेंट,
आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशंस अकॉर्डिंग टू द कोर्ट इंडिकेट, और ये जो सब्जेक्ट टू लॉ वाली चीज़ है वो यही इंडिकेट करती है कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, वो क्लियरली क्या चाहते थे, हमें साफ पता चलता है कि पार्लियामेंट क्या करेगा, इट वुड स्टेप इन, नॉर्म्स लिखेगा, इंस्ट्रक्शंस लिखेगा लॉ के माध्यम से, जो अपॉइंटमेंट को गवर्न करेंगी। ओके तो लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। द रूलिंग एग्जामिन्ड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, सबका उन्होंने देखा कि क्या प्रोविजन है, क्या तरीका है अपॉइंटमेंट का। ओके तो वहां पे भी देखिए उन सब के संविधान में जो भी आर्टिकल्स हैं इन पर्टिकुलर बॉडी से रिलेटेड, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वहां पे लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है तो the court finds that while the legislation has been supplemented for those provisions, इन सारी चीजों के लिए लॉ लाया गया है, ठीक है, कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होगी एंड ऑल ऑफ दैट, पर कोई लॉ यहाँ नहीं आया सीईसी के लिए। ठीक है इट इज इक्वली क्लियर दैट आर्टिकल 324 has a unique background. The founding fathers clearly contemplated a law by parliament and did not intend the executive exclusively. वही चीज कि वो हमें क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव शुड नॉट हैव इट्स ओन वे। ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहा है क्योंकि उन्होंने ही आगे इलेक्ट होना है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है 7 decades have passed by, political dispensations of various hues which have held the reins of power have not unnaturally, तो यहाँ पे स्वाभाविक है, कोई हमें अचंभा वाली बात नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें आई जो किसी ने भी एक लॉ नहीं लेके आए, क्योंकि वो यही तो चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव का अपर हैंड रहे। ठीक है अ लॉ कुड नॉट बी वन टू परपेचुएट, तो इसीलिए, और साथ ही में जो आप एक लॉ लेके आ रहे हैं वो कहीं ऐसा लॉ ना हो कि जो अभी चल रहा है वैसे ही उसको ही चलते रहने देने के लिए, उस तरह के परपेचुएशन के लिए लॉ मत लाइएगा। ठीक है तो इसीलिए जो उस तरह का लॉ बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो एब्सोल्यूट और सोल डिस्क्रिशन दे दे एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट में। ओके व्हाट वाज द गवर्नमेंट स्टैंड, तो गवर्नमेंट ने भी तो कुछ कहा होगा, वही जो मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है अगर जहाँ पे एब्सेंस ऑफ लॉ होता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास होता है ना, प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। ओके द गवर्नमेंट एसेंशियली आस्क्ड द कोर्ट टू, वही चीज सरकार ने कहा कि देखिए आप जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाइए, सेपरेशन ऑफ पावर्स नाम की एक चीज होती है, और आप डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन कीजिए। तो कोर्ट ने यही कहा, कोर्ट ने कहा देखिए हमारा भी यही इंटेंशन है कि हम डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करें सेपरेशन ऑफ पावर्स पे। ओके और ऑर्डिनरली कोर्ट को किसी भी इस तरह की चीज में नहीं जाना चाहिए लेजिस्लेटिव पावर में या फंक्शन में। ओके तो विच क्लोज, क्योंकि देखिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, बहुत सारी इस तरह की चीजें लिखी है, लेकिन जब लेजिस्लेचर जो है वहां पे इतना इनर्शिया आया हुआ है कि वो कोई लॉ बना ही नहीं रहे, तो फिर हम क्या करें। यू हैव क्रिएटेड अ वैक्यूम फॉर अस टू इन्वेड और से टू इंटरवीन, द कोर्ट मे नॉट शाई अवे, इसीलिए इस तरह के केसेस में द कोर्ट मे नॉट शाई अवे फ्रॉम व्हाट इसेंशियली वुड बी पार्ट ऑफ द जुडिशियल फंक्शन। ओके तो ये हमारा जुडिशियल फंक्शन है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो। ओके तो जैसा कि उन्होंने याद दिलाते हुए कहा, जब हमने विशाखा गाइडलाइंस के समय पे किया था, विशाखा गाइडलाइंस भी तो लॉ ही थी और क्या था, क्योंकि 2013 में जाके लॉ बना। आप खुद सोचिए 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई थी। जो आप पॉश एक्ट देख रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, वो 2013 में जाके बना, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए 1997 में ले डाउन की गई, और 1997 तक कोई इस तरह की गाइडलाइंस थी ही नहीं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को कर्ब करने के लिए। तो फिर उन्होंने बनाया इस तरह की गाइडलाइंस ले डाउन की, जिसके पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी जिन गाइडलाइंस के पास। ठीक है व्हाट आर अदर फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट, और क्या देखिए दो चीज और थी राइट जो हमें देखनी थी। तो देखिए पहली बात तो ये कि क्या रिमूवल प्रोसेस जो है इलेक्शन कमिश्नर्स का और चीफ इलेक्शन कमीशन का वो सेम होना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा जी नहीं, इट कैन नॉट बी द सेम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सीईसी का स्पेशल मेंशन किया है। ठीक है सीईसी का लिखा है ना कि जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के मैनर में ही आप इन्हें हटा सकते हो, है ना। तो और वो भी प्रूव्ड इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे, वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में होता है। तो इन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए ऑफ कोर्स देयर इज इक्वालिटी अदरवाइज, पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो इस चीज में, इनसे रिलेटेड हमें एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि आर्टिकल 324 इज इनऑपरेबल, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही नाम लिखा है, बाकी अदर कमिश्नर्स इफ एनी है ना ये लिखा है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आसपास ही आर्टिकल 324 रिवॉल्व करता है, तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 324 है वही इनऑपरेबल हो जाएगा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो। ठीक है
तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, तो इसीलिए उनका रिमूवल प्रोसेस नहीं एक हो सकता, कहीं ना कहीं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से पता चलते हैं। ठीक है, अब फंडिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हम सरकार पे छोड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है हम आपको सरकार को एक अपील करते हैं, ओके, क्योंकि हमें पता है कि बहुत अर्जेंटली ये नीडेड है कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाया जाए, ठीक है, और साथ ही में जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज किया जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होता। अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट लिखी है जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है, इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंसेस है, इट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जी नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ मिनिस्टर की तरफ से पैसा आता है जो भी आता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं रहती, ओके तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट की खुद का स्टाफ हो। खुद का स्टाफ भी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, कहीं इलेक्शन कंडक्ट करवाने तो क्या होता है, आपको ये बात पता है कि इलेक्शन जो कंडक्ट किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे बोला जाता है कि आप अपना स्टाफ हमें दे दीजिए इस काम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपके आंसर में बहुत सारे डायमेंशंस होने चाहिए जो कहीं ना कहीं रेलेवेंट है। तो अंबेडकर टू अडवाणी कंसर्न्स ओवर हाउ पोल पैनल मेंबर्स आर पिक्ड, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो ऑफ कोर्स आपके आंसर्स को वेट देंगे। पहली बात तो देखिए 1949 से लेके जो चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये बोलना शुरू कर दिया था कि देखिए मैं सच में, मुझे इस बात को लेके इतना सरदर्द हो रहा है कि क्योंकि हमने सिर्फ ये लिख दिया है, सोच लिया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को, तो एक अनफिट पर्सन हो गया, तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया तो फिर क्या होगा, तो एंड दिस इज गिविंग मी ट्रबल ऑल द टाइम, ओके। तो ये चीज काफी बार फिर डिस्कस की गई। फिर जब डिस्कशन हो रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स के एग्जाम्पल को डिस्कस किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, सेनेट जो है ना, अपर हाउस, उनको एक कुछ से मिलता है कुछ तरह की अपॉइंटमेंट्स में जो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के थ्रू जितनी भी इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहां पे सेनेट गेट्स अ से, ओके। तो अम्बेडकर जो हैं उन्होंने ऐसे सोचा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या ले सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट को सही देने का मतलब सिर्फ इतना है कि चेक्स एंड बैलेंसेस रहे, चेक रहे प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर, व्हाइल मेकिंग दीज अपॉइंटमेंट्स। तो जस्ट यहाँ पे इतना है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने फिर क्या सोचा कि देखिए बात तो यही है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें देने चाहिए प्रेसिडेंट को कि किस तरह से अपॉइंटमेंट करेंगे, क्या देखेंगे आप अपॉइंट करते हुए, क्या क्वालिफिकेशन सोचेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इन दिस बिहाफ, ताकि पार्लियामेंट क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाएगा, जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पे डाला था। He then moved an amendment to include the line, वही amendment के माध्यम से ये line ऐड की गई थी, subject to the provisions of any law made in that behalf बाय पार्लियामेंट। अब देखिए कुछ और, अगर हम देखें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये चीज तो आप लिखेंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेनेट वाली चीज लिखेंगे ही, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं, सेकंड एआरसी के बारे में लिखेंगे। सेकंड एआरसी ने रेकमेंड किया था, या आप पढ़ते भी हैं, कि कोलिजियम होना चाहिए विच इज हेडेड बाय पीएम, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लॉ मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो बेसिकली रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी, जो मैं भी आपको बोल रही थी ना कि अगर बाय चांस पार्लियामेंट सेकेंड एआरसी की ये रिकमेंडेशंस ले ले और इस तरह की कोलिजियम बना दे तो वो भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज ओपन छोड़ी है। अब देखिए एक और सेकेंड एआरसी लिख दिया हमने, सेनेट वाला एग्जाम्पल लिख दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख दिया। अब अडवाणी का लेटर, ठीक है, मिस्टर अडवाणी, while writing to then Prime Minister Manmohan Singh on June 2, 2012, then BJP Parliamentary Party Chairman L.K. Advani cited the Reform Committee's report as well. तो यहाँ पे उन्होंने सेकेंड एआरसी के इस रिकमेंडेशन को अपने रिपोर्ट में, जो लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, उसमें लिखा उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखिए इसी तरह के कोलिजियम की बहुत जरूरत है हमें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन के रूप में हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, लॉ मिनिस्टर हो, ओके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, राज्यसभा और लोकसभा के। तो इन्होंने कॉम्पोजिशन चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पोजिशन अलग है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जो सेकेंड एआरसी कह रही है वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एल के अडवाणी जी के
रिकमेंडेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यहाँ पे, और साथ ही में लोकसभा और राज्यसभा के भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों के, राज्यसभा के भी, यहाँ पे राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, तो इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे बोला, ठीक है। द प्रेजेंट सिस्टम वे बाय, तो वही उन्होंने कहा कि देखिए सोली प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ये सी अपॉइंटमेंट होना, ये यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि इट डज नॉट इवोक कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही तरह से हो रहे हैं। देखिए इलेक्शंस नॉन पार्टिजन वे में हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो कितना कॉन्फिडेंस इवोक करता है लोगों का। अगर लोगों के मन में कोई इस तरह का शक होता ही ना, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, तो उसमें हम कोई डाउट नहीं, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है तो मैं आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ। अगर रिसेंटली अभी क्या हुआ, जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल आया, तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने ऑफ कोर्स उस पर कुछ ना कुछ अपने अप्रहेंशन रखे, और बहुत सारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने भी। तो एक फैक्शन ये कहता है कि देखिए पहली बात तो आप ईवीएम में कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, लोगों को ईवीएम में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो आप आरवीएम कहाँ से ले आए। बहुत सारी चीज़ें जो है रिमोट वोटिंग मशीन से रिलेटेड के, ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड, मतलब अगर आप सोचें कि जो जो माइग्रेंट्स हैं, सोचे कितने लोग कवर हो जाएंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में, ऐसे जो होना भी चाहिए। हम किस एरा में रह रहे हैं जो अभी तक माइग्रेंट जो लोग हैं वो वोट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। दिस इज समथिंग विच शुड बी डेल्ट विद। लेकिन अब जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन कहती है और बहुत सारे और एक्सपर्ट्स कहते हैं, हमने भी डिस्कस किया है कि ये तो चीज़ स्वाभाविक है, जो जो केंद्रीय लेवल पे रूलिंग पार्टी है उनको कहीं ना कहीं अपर हैंड मिल जाएगा, क्योंकि माइग्रेंट्स, फॉर एग्जांपल बिहार के बहुत सारे माइग्रेंट पंजाब में रह रहे हैं, दिल्ली के बहुत सारे माइग्रेंट्स से बेंगलुरु में रह रहे हैं, एग्जाम्पल, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो क्या है कि आप तो कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ब्रिज, डैम इनोग्रेट करने कहीं ना कहीं जाएंगे, तो आपकी अचीवमेंट सबको दिखेंगी, ओके तो आपके लिए कहीं ना कहीं एज मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कैसे जाएंगी, और कहाँ कहाँ जाके अब रैलियां होंगी फिर उनको प्रभावित करने के लिए या उनको बताने के लिए कि हम क्या काम करेंगे आपके लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सोचना बहुत जरूरी है, ओके। तो मिथेन एमिशन, ओके, तो अब देखिए, क्योंकि हमने ये भी देख लिया, हमें एक एडिटोरियल भी इसके साथ ही देखना है ताकि हम कनेक्ट लूज ना करें, वो जुडिशियल एक्टिविज्म पे है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। मोर इंडिपेंडेंट कमीशन, अब देखिए यही कहते हैं कि लेट इट बी नाउ स्टेटेड इन अनमिस्टेकेबल टर्म्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमेशा से ही मोस्ट पावरफुल सेंटर रहती है पॉलिटिकल पावर की, ठीक है, कि हमारी कंट्री में, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल इशू जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट पे जाके क्यों अटकता है। हर पॉलिटिकल इशू आप खुद देख लीजिए, अभी जो महाराष्ट्र पॉलिटिकल केसेस हैं दे आर देयर, एडीएल के केसेस दे आर देयर, देन वी सी दिस इलेक्शन, एवरीथिंग। सो Supreme Court is definitely the most powerful center of political power. A neutral body for this election of Chief Election Commissioner and other election commissioners was the principal relief. तो वही चीज अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने हमें थर्सडे की वर्डिक्ट के माध्यम से एक हम देख रहे हैं कि रिवाइवल हो गया है एरा ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म का। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म पे कोई क्वेश्चन आता है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया which led to independent election commission या recommendation on that is an example for you, okay। तो ये आपको लिखना है। जुडिशियल एक्टिविज्म अगर आपको नहीं पता तो मैं ब्रीफली बता देती हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर्स अभी हमने समझा, तो जब क्या होता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के डोमेन में थोड़ा सा एंटर कर जाती है तो एक्टिविस्ट जुडिशरी बन जाती है, ठीक है, उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। देयर इज येट अनदर इशू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप आंसर लिखेंगे तो आप आर्टिकल 324 क्लॉज 2 हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ऑल दैट, राइट। तो हमें आर्टिकल 324 क्लॉज 5 भी लिखना है, ओके। वाया दैट ऑफ कोर्स ये प्रोवाइजो है, आर्टिकल 324 क्लॉज 5 का जो प्रोवाइजो है, ओके, उसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, स्पेशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिमूवल इज गिवन टू CEC while not extended the said immunity to other ECs. The proviso says that chief election commissioner shall not be removed from his office except in a like manner and on like grounds as a judge of the Supreme Court. ये proviso of article 324 clause 5 कहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है,
बाकी एक्सप्लेनेशन सेम ही है जो हम देख चुके हैं. The functional autonomy of CEC and EC has a direct link with the process by which, of course, देखिए आप ये अपने आंसर्स में लिख सकते हैं that the functional autonomy of any body or any commission has a direct link with the process by which they are selected. Of course, that goes without saying, but of course, this is a sentence you can write. In an electoral autocracy, the executive would prevail. ओके तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखिए. A vulnerable election commission would result in an insidious situation and detract from its effective functioning. The Supreme Court's verdict, apart from ensuring fairness in the process, can act as constitutional lesson in India's troubled times. These are the words, keywords जो आप लिख सकते हैं. ठीक है. ओके द जजमेंट रिकॉग्नाइजेज द फाइन डिस्टिंक्शन. तो एक फाइन डिस्टिंक्शन होती है या आप एक पॉइंटर करके लिख सकते हैं जो भी आंसर है. कन्वेंशनल डेमोक्रेसी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. क्योंकि कन्वेंशनल डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजोरिटी अलोन मैटर्स, है ना. कि देख लीजिए जनता ने कहा है, मैक्सिमम जनता ये, मेजोरिटी जनता ये कहती है तो हम हैं जो है. ठीक है. तो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो ये देखने की कोशिश करती है जो रिजल्ट आया है कि वो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से फॉलो किया गया था कि नहीं. ठीक है. तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल दैट मैटर्स. ओके. इन द जजमेंट द कंट्री फाइंड्स एन एक्टिविस्ट जुडिशरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. यस, rightly so. This revival of judicial activism is well supported by legal reasoning and binding precedents. It has come out during a dark phase of majoritarianism. Okay, let's leave this. This adds to the intrinsic value of the judgment. तो ये बात आप जानते हैं, इन्होंने वेलकम किया है ऑथर ने काफ़ी ज़्यादा. और तो जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिल जाता है. Definitely we will see an article on Pratap Bhanu Mehta's part tomorrow or sometime, say in this week, in the coming week, क्योंकि he is usually very apprehensive of Supreme Court. Okay, let's see what he says. The allegation of judicial excess only reflects the centre's conventional stand based on Montesquieu's principle. तो वही जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो वही है जो वो हमेशा से बोलते आए हैं. अब देखिए ये हम साथ में एडिटोरियल क्यों डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने जुडिशियल एक्टिविज्म देखा, लेकिन कई जगहों पे जुडिशियल एक्टिविज्म सही क्यों नहीं है अब हम वो देखेंगे, क्योंकि दोनों होना चाहिए ना हमारे पास. ठीक है. रशिंग इन, ये ऑथर कहते हैं. अब आपका क्या व्यू वो अलग हो सकता है, पर आपके एग्जाम्पल तो आपको मिल ही जाते हैं. अगर आप फालतू तब दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन प्रेपरेशन डन हो जाती है. ओके, ऑन जनवरी 24 आप जानते हैं जनवरी 24 को क्या हुआ. हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बहुत सारी एलिगेशंस लगाई अडानी ग्रुप पे कि स्टॉक मैनिपुलेशन क्या है, फ्रॉड है, इम्प्रॉपर यूज क्या है शेल कंपनीज का. डिस्पाइट द ग्रुप्स वेहेमेंट डिनायल्स, तो लेकिन ग्रुप ने तो कम्प्लीटली डिनाई किया है, बार बार डिनाई कर रहे हैं वो इस तरह के मैनिपुलेशन, इस तरह के एलिगेशंस को. उन्होंने कहा है कि हम शू करेंगे आपको. हिंडनबर्ग ने कहा है कि बिल्कुल हम तो वेलकम करते हैं कि आप शू करिए, आइए. ठीक है. तो इन सारी चीज़ों के बावजूद आप जानते हैं और बार बार डिनाई करने के बावजूद शेयर प्राइस तो गिरे हैं अडानी ग्रुप के और उनकी कंपनीज के. ठीक है. जब से ये रिपोर्ट आई है, following the market mayhem and after several PILs were filed. तो इसीलिए जो इतना बवाल मच गया मार्केट में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, PILs, दिस दैट. सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली थर्सडे को ऑर्डर किया है कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं टू लुक इनटू दिस मैटर. द रेमिट ऑफ द कमेटी, तो क्या करना है बेसिकली इस कमेटी ने 3 चीजें करनी है. पहला, to assess the factors that have led to market volatility. किन तरह के reasons की वजह से market में volatility आई है. नंबर 2, एग्जामिन करना है कि क्या रेगुलेटरी फेलियर हुआ है यहाँ पे. रेगुलेटरी फेलियर यानी कि सेबी कहीं यहाँ पे रेगुलेट ना कर पाई हो. 3, टू सजेस्ट मेजर्स, पे मेजर्स भी सजेस्ट कीजिए कि कैसे हम रेगुलेटरी अपैरेटस को इन तरह की सिचुएशन में और स्ट्रेंथन कर सकते हैं. ठीक है. और कैसे वो भी सजेस्ट कीजिए कि हम कंप्लायंस इंश्योर कर सकते हैं विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स. ओके. The committee has been asked to furnish its report. तो अभी 2 महीने के अंदर अंदर सील्ड कवर में रिपोर्ट को फर्निश किया जाएगा कमेटी द्वारा. While the formation of an expert committee comprising of domain experts may assuage. Okay, तो हम जानते हैं कि ठीक है concerns तो कई लोगों के यहाँ पे कम हो जाएंगे, पर कुछ troubling questions हमारे सामने आते हैं. Notwithstanding the question of whether the fluctuations in stock prices require judicial intervention. तो यहाँ पे क्या stock prices की fluctuation में judicial intervention होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था. ठीक है. लेकिन ये चीज़ें अभी हम साइड पे रख के ये याद करते हैं कि इसी कोर्ट ने पास्ट में क्या कहा था कि हमें कोई डाउट नहीं है सेबी पे.
ठीक है, द मार्केट रेगुलेटर। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि रेगुलेटरी फेलियर हुआ है यहाँ पे? ये ऑथर ये कह रहे हैं, आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। ओके, व्हाई देन डिड इट गो अहेड and constitute an expert committee? Doesn't it very formation cast aspersions on SEBI's investigation and invite doubts about its ability? अब सबके मन में ये डाउट है कि कहीं ना कहीं SEBI is impartial. Maybe it is not capable. It is not able enough to look into these volatilities and stuff. Okay, considering that this committee will largely derive its information, और बड़े अचंभे की बात ये है कि जो कमिटी है ना, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन इनपुट इसी रेगुलेटर से लेंगे, ठीक है, सेबी से ही। तो सेबी चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया गया है कोर्ट द्वारा ही कि आप इंश्योर कीजिए कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कमेटी को। ओके, तो जब इंफॉर्मेशन आई सारी वहां से रही है, तो ये पैनल के व्यू क्या ज्यादा अथॉरिटेटिव कंसिडर किए जा सकते हैं सेबी के व्यू से? ओके, equally troubling is the opacity in the manner in which the members of the panel have been selected. बहुत ही opaque manner में इस panel के members को select किया गया है। Not to mention the fate of और साथ ही में चलिए ठीक है, ये सारी बातें हम छोड़ देते हैं, तो सारे domain experts है ना। तो इन तरह की बातों को अगर हम साइड पे रख भी रहे हैं, तो बात सिर्फ इतनी है कि हम जानते हैं कि कितनी कमिटीज की रिपोर्ट्स आई और कितना ही उनको लागू किया जाता है, ठीक है। तो वही कहीं इस कमेटी की रिपोर्ट के सजेशंस के साथ ना हो जाए, and that have been previously submitted. Okay. The SEBI has been bestowed with a wide range of powers. In its affidavit, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो एफिडेविट सेबी ने प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने स्टेट किया कि हम कंडक्ट करेंगे डिटेल्ड एग्जामिनेशन इनटू अडानी स्टॉक्स। ओके, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे, और ये जो एग्जामिनेशन होगा वो जस्ट रिपोर्ट के पब्लिकेशन से पहले मार्केट की क्या स्थिति थी और फिर पब्लिकेशन के बाद क्या हुई, ये भी देखेगा। While in the past there have been instances of regulators investigations being long drawn out, लेकिन हम देखते हैं कि 2 महीने में रेगुलेटर की रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि 2 ही महीनों का टाइम दिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमें एक्सप्लेन्ड सेक्शन से दोबारा देखना है। मिथेन एमिशन बाय फॉसिल फ्यूल फर्म्स, व्हाट IEA रिपोर्ट से। पहली बात तो क्योंकि आपके लिए प्रीलिम्स अब बहुत पास है, तो ये पता होना चाहिए कि मिथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है मिथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट। तो अभी रिसेंटली जो उनकी रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए फॉसिल फ्यूल कंपनीज जो हैं दे एमिटेड अराउंड 120 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ मिथेन इनटू द एटमॉस्फेयर इन 2020। किसने किया है? फॉसिल फ्यूल कंपनीज ने मिथेन रिलीज किया है बहुत ही ज्यादा 2022 में एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ऑल्दो जो 2022 में हमने ये मिथेन एमिशंस देखे हैं फॉसिल फ्यूल कंपनीज के माध्यम के पार्ट पे, वो 2019 के कंपैरिजन में स्लाइटली कम है, तो ये आपको याद रखना है। द रिपोर्ट एडेड दैट दीज कंपनीज हैव डन ऑलमोस्ट नथिंग, और साथ ही में इन कंपनीज ने कुछ नहीं किया एमिशंस को कर्व करने के लिए। प्लेज करते रहते हैं इधर उधर हर जगह मिलके, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है पर कुछ करते नहीं है। क्या करना है आपको? बस अपना लीकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को तो फिक्स करना है, वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हो जाता है। व्हाई आरंट यू डूइंग दिस? ये रिपोर्ट कहती है। ऑलमोस्ट 75, वेरी इंपॉर्टेंट, almost 75% of methane emissions from the energy sector can be reduced through very cheap and readily available technology। और ये जो आपकी पूरी नेट इनकम है ना, एक साल की सारी गैस इंडस्ट्री में केवल 3% उसका लगेगा, तो आप क्यों नहीं करते? और साथ में इसके फायदे बहुत हैं, ठीक है। तो ऑल्दो वही सारी चीज़ें लिखी है, स्पेशली एज मिथेन कट्स आर अमंग द चीपेस्ट ऑप्शंस। और साथ ही में जब हम कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हो रही और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, हमें फंड दे दीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज भी कहती हैं, राइट, transition is not that easy, it would need funds and all of that। तो देखिए सबसे चीपेस्ट वे में आप ग्लोबल वार्मिंग पता है कैसे कर्व कर सकते हैं? यही मिथेन एमिशंस को रोक के, वो भी जो इन कंपनियों से आ रही है। तो व्हाई आर नॉट डूइंग दिस? बाकी ठीक है, हर जगहों पे कॉस्ट चाहिए, यहाँ पे इतना कॉस्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट? तो फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की? द एनर्जी सेक्टर अकाउंट्स फॉर अराउंड 40% ऑफ द टोटल एवरेज मिथेन एमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी के पार्ट पे जितनी भी मिथेन एमिशंस होती है उसमें से 40% जो है वो एनर्जी सेक्टर से आती है, क्योंकि जो ऑयल और नेचुरल गैस कंपनीज हैं वो काफ़ी मिथेन रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर में। कब? when natural gas is flared और vented। अब देखिए ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है नेचुरल गैस फ्लेयरिंग या वेंटिंग। तो देखिए जब क्या होता है ना कि ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो होता है ऑयल कंपनीज में, फॉसिल फ्यूल कंपनीज में या कोल बेस्ड कंपनीज में, तो एक्स्ट्रा कुछ अनवांटेड गैसेस होती हैं, ठीक है।
तो आप उसे नेचुरल गैस ही कहेंगे ऑफ कोर्स। वो जो क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है तो वो नेचुरल, तो उससे जो भी गैस निकल रही है नेचुरल गैस है। तो ये लेकिन अनवांटेड है, ऑयल के सेक्टर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ऑयल को जलाते हैं, यू फ्लेयर इट अप, ओके। तो फिर जब आप इसको जलाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर में मीथेन रिलीज होता है। जबकि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसी गैस को अगर आप चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं और फिर दोबारा उसको रिसाइकिल करके नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ सकती है। सोचिए आप कितने कम कॉस्ट पे, जितना अमाउंट ऑफ आपका नेचुरल गैस यहाँ से आ सकता है ना, और उतना अमाउंट आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, बहुत डिफरेंस है। कितना पैसा बच सकता है यहाँ पे, और कितना क्वांटिटी नेचुरल गैस की, क्योंकि गैस बेस्ड इकोनॉमी में इतनी बातें हो रही हैं तो ये हमें पता होनी चाहिए। मोर देन 260 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो वही सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ लिखी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए बाकी जितने भी आर्टिकल्स रह गए हैं अब हमें वो डिस्कस करने हैं। म्यांमार टीक ट्रेड हाईली प्राइस्ड डॉजी। तो देखिए यहाँ पे क्या पता चलता है हमें, वाई इज टीक इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले ही आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बता दूँ क्या इम्पोर्टेंट है। आप इंडो म्यांमार के रिलेशंस पढ़ के जाइएगा, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडो म्यांमार रिलेशंस में क्या हो रहा है ना, कि इंडिया को काफ़ी कंडेम किया जा रहा है कि हमने अभी तक ओपनली कंडेम म्यांमार की जनता को नहीं किया। और हमने कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली हमारे ऑफिशियल गए थे, तो हम जनता के लीडर से मिले, लेकिन हम जो प्रो डेमोक्रेसी वहाँ के लीडर्स हैं उनसे नहीं मिले। पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पार्ट पे जो है वो कंडेम ना करना, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया म्यांमार के रिश्तों को आपको आसियान कंट्रीज हमें कंडेम कर रही हैं, आसियान का ही तो म्यांमार पार्ट है, तब भी हमें कंडेम किया जा रहा है, ठीक है। कि आप क्यों नहीं खुल के क्रिटिसाइज करते हो उनको और क्यों साथ दे रहे हैं उनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया म्यांमार का जब आप इंटरनल सिक्योरिटी के मैकेनिज्म के परस्पेक्टिव से पढ़ते हैं GS3 में, तो आप पढ़ते हैं कि हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, मिलिटेंट्स हुआ करते थे, फिर म्यांमार ने हमें उस सारे के सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो दे भी दिए थे वापस, एक्स्ट्राडाइट भी कर दिए थे। और ये सारी आप चीज़ें म्यांमार इंडिया के केस में पढ़ते हैं, बॉर्डर इशू दिस दैट, है ना। तो एक इशू और जो अभी रिसेंटली उभरता आ रहा है, जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, वो है कॉन्फ्लिक्ट वुड का इशू। इलीगली जो स्मगल हो रहा है इंडिया के माध्यम से US और EU में, तो इंडिया के निकल के आ रही है, लीकेज कंट्री निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, और ये एक डायमेंशन है जो आपके आंसर्स को रीसेंट इवेंट से एनरिच कर सकता है, ओके। वाई इज टीक इम्पोर्ट फ्रॉम म्यांमार डिस्क्राइब, क्यों। अब देखिए टीक जो इम्पोर्ट हो रहा है म्यांमार से, उसे कॉन्फ्लिक्ट वुड को क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में आप जानते हैं कि कू हुआ था 2021 में, फरवरी के महीने में। तो उस कू के माध्यम से सरकार को गिरा के जनता आ गई, मिलिट्री रिजीम आ गया। तो अब ये कहना है, ऐसा मानना है कि जो जब जनता आई तो उन्होंने ऑफ कोर्स दे टुक ओवर एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो जो म्यांमार टिम्बर एंटरप्राइजेस थे, MTE, उनको भी उन्होंने, उसका कंट्रोल भी उन्होंने ले लिया। दिस इज अ स्टेट ओन्ड कंपनी, ओके, जिसका एक्सक्लूसिव राइट है कंट्री की सारी प्रेशियस टिम्बर और टीक ट्रेड पे। तो उन्होंने इसका ले लिया। तो MTE के पास जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, तो ये जो जनता रजीम है वो उस पैसे को खुद के लिए यूज करती है और अब पावरफुल बनती जा रही है। तो इसीलिए इसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट वुड, ठीक है। तो ये चीज, क्योंकि ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन गई है मिलिट्री रजीम के लिए। तो व्हाट, अब देखिए म्यांमार टी कितनी स्पेशल क्यों है, प्रेशियस क्यों है, क्योंकि काफ़ी ड्यूरेबल है, टेंसाइल है, काफ़ी स्ट्रेंथ है इनमें, वाटर रेजिस्टेंट है, टर्माइट्स रेजिस्टेंट है। ऑफकोर्स आप जानते हैं फिर कितना वैल्यूएबल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन बात ये है कि दिस प्राइज्ड वुड इज इन डिमांड फॉर हाई एंड फर्नीचर ऑफ कोर्स। तो लेकिन साथ ही में जो शिप डेकिंग उसके लिए भी यूज होता है, पर जिस कॉस्ट पे ही आती है वुड, तो म्यांमार का जो श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर है उसके कॉस्ट पे वुड निकाली जाती है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है उनका ये कहना है कि म्यांमार ने पिछले 20 सालों में अपना जो फॉरेस्ट कवर लूज किया है, स्विट्जरलैंड के एरिया जितना फॉरेस्ट कवर ही लूज कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू चेक इलीगल हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड टीक फ्रॉम म्यांमार। तो वही सारी चीज़ें 2013 में क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया था EU टिम्बर रेगुलेशन, जिसमें जो टिम्बर मर्चेंट्स थे उन पे ये ओनस आया था कि आप ड्यू डिलिजेंस दिखाएं कि इलीगल टिम्बर आपके यहाँ पे ना आ सके, ठीक है। तो फिर ये चीज़, अब साथ ही में जब म्यांमार जनता आई, कू हुआ, तो उन्होंने बैन भी कर दिया MTE को, एक बैंड एंटिटी डिक्लेयर कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि
इंडिया की इमेज भी तो गलत हो रही है ना, क्योंकि क्या होता है कि अ, है मतलब वो आ रहे हैं म्यांमार से, है ना, इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया वाले लोग बाहर भेज देते हैं, तो हम एक लीकेज कंट्री की तरह निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। ठीक है। और क्या है ना कि जो आप जानते हैं यहाँ पे there's this word फॉरेस्ट्री स्टूवर्डशिप काउंसिल, तो फॉरेस्ट्री स्टूवर्डशिप काउंसिल जो है सर्टिफिकेट देती है, एक मार्क लगा होता है कि ये सही क्वालिटी का है, ओरिजिन क्या है इस पर्टिकुलर वुड का। ठीक है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, टिम्बर सर्टिफिकेशन वगैरह ये सब करती है। ठीक है। तो ये इनको क्या पता चला है कि बहुत सारे एक तो फ्रॉड, उन्होंने एफएससी सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है बहुत सारे टिम्बर पे, तो फ्रॉड है। साथ ही में क्या हो रहा है कि आप ओरिजिन एशियन लिख रहे हैं, एशियन ओरिजिन में तो बर्मा भी आ जाता है, म्यांमार भी आ जाता है, तो आप म्यांमार क्यों नहीं लिख रहे स्पेसिफिकली, तो ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि हमें लीकेज कंट्री यहाँ पे नहीं उभर के आना, वही यहाँ पे लिखा है। ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सिमिलर चीज लगी होगी, अगर आप समझ पाए अभी तक, कि रशिया के केस में भी तो ये हुआ था, राइट। रशिया के केस में ईयू और वेस्ट का क्या कहना है, यही तो कहना है कि जो हम क्रूड ऑयल क्यों नहीं लेंगे, गैस क्यों नहीं लेंगे पुतिन से, क्योंकि जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा वो और स्ट्रेंथन और वो वॉर में लगाएंगे, और हम इनडायरेक्टली हमारे ही पैसे से लोगों की जान जाएगी, तो इसीलिए हम नहीं करेंगे। तो वहां पे मिलिट्री रिजीम में भी यही हो रहा है, तो जो पैसा आप खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर रहे हो, वही पैसा मिलिट्री क्या करती है, लोगों को सप्रेस करने के लिए यूज करती है। ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस सिमिलैरिटी हियर, ऑल्दो इट इज नॉट रिटन, बट सब यही चीज दिमाग में आती है सबसे पहले कि कुछ सिमिलर है। ओके। तो देखिए हमें ना इंडिया इटली डिस्कस करना है बिफोर एनीथिंग एल्स, एंड आई एम अनएबल टू स्पॉट वेयर इट इज। ओके, इंडिया कैन पुश रशिया यूक्रेन डायलॉग, मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, द लेडी इज हियर। ओके, रेसिना डायलॉग की चीफ गेस्ट है, 3 डे इवेंट होता है ना इस बार के लिए। रेसिना डायलॉग आप जानते हैं सब कुछ, रेसिना डायलॉग वगैरह तो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे लेकिन आपको जो देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो ये है, और साथ ही में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने ऑफ कोर्स ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इंडिया राइटफुल ओन करता है, इसके लिए बैक किया है इंडिया को आके। ओके, मिस मेलोनी ने, और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है G20 में प्ले अ सेंट्रल, और साथ ही में इन्होंने ये भी बोला है कि भारत एक सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है नेगोशिएशन प्रोसेस को चलाने में, फॉर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो आप देख सकते हैं वेस्ट की कितनी होप है हमसे कि हम कुछ कर सकते हैं। मेलोनी हु मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे सेड इटली विल एक्सपैंड, तो उन्होंने बोला कि हम आपको हेल्पिंग हैंड देंगे। ठीक है। क्योंकि आप यू कैन वेरी वेल रिप्रेजेंट द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, द कम्युनिटी ऑफ डेवलपिंग, आप जानते हैं ग्लोबल साउथ क्या है, लीस्ट डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज। और मिस्टर मोदी ने भी अपने पार्ट पे कहा है कि हम तो फुली प्रिपेयर्ड हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन हमसे लगेगी पीस प्रोसेस में हम लगाएंगे, है ना, और हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी के अलावा कुछ भी सॉल्व कर ही नहीं सकता इस कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही है। ओके। और साथ ही में मिस्टर मोदी ने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए हैं वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज तो हुई हैं हर हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, और आप ये भी जानते हैं कि कैसे यू नो ही ऑल्सो सेड दैट इंडिया एंड इटली हैव, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने अपने बायलेटरल रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर ले गए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया है। ठीक है। देखिए वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है, ये है ना कॉर्पोरेट वर्ड से आता है स्ट्रेटेजिक वर्ड। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि आप जिनके साथ ये रिश्ता रखते हैं ना, तो अब आप एक दूसरे के कंपेटिटर्स नहीं है। ठीक है। आप जो भी साथ करेंगे ना वहां दोनों आप कॉमन है, आप दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ना आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के लिए। ठीक है। आप एक दूसरे को कंपेटिटर्स देखना बिल्कुल बंद कर देते हैं। आप अगर इन्वायरमेंट में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो साथ बात करेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का गोल सेम है, शेयर्ड गोल्स होते हैं, जब आप दोनों कि गोल्स ही शेयर्ड है और साथ ही में काम करना है, उसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखी है इंडिया एंड, और साथ ही में ऑफ कोर्स वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर, क्योंकि डिफेंस में भी हमने एक MOU साइन किया है जिसमें हम को डेवलप करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स को, विच विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि हमने फाइनली जो लेगेसी इश्यूज है ना, ये चीज आप पढ़ सकते हैं, विद द लेगेसी इश्यूज बिहाइंड अस, कुछ लेगेसी इश्यूज थे अब उसको पीछे छोड़ा है, और अब हम को डिजाइन, को इनोवेशन, को प्रोडक्शन, इन सारी चीजों में ध्यान देंगे अपना। लेगेसी इश्यूज क्या है भारत और इटली के बीच में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिसेंटली कि कैसे
2012 के आसपास 2 इटालियन मरीन्स को जेल कर दी थी भारत ने, क्योंकि उन्होंने किल कर दिया था अनआर्म्ड फिशरमैन को हमारे ऑफ सदर्न इंडियन कोस्ट। ठीक है, एंड इट डिडंट गो वेल। मिलोनी की जो पार्टी थी वो सबसे ज़्यादा स्टॉन्च क्रिटिक थी हमारे इंडिया के इस चीज़ में। फिर उसके बाद जो कंट्रोवर्शियल डील थी ऑगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की फॉर VVIPs इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 लेगेसी इश्यूज भी आप मेंशन करेंगे अपने आंसर में। ओके, पहले इटालियन मरीन्स के बारे में लिखिए, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स के बारे में लिखिए। फिर उसके बाद कैसे हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया था एक इटालियन फिल्म को, लियोनार्डो। ओके, फिर उस बैन को हमने अब 2021 में हटा दिया। तो ये 3 लेगेसी इश्यूज आप लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, इससे हमें थोड़ा सा आगे जाके इंडिया और इटली के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करनी है। तो देखिए, जो हाइलाइट्स यहाँ पे हुए वो तो हमने देख लिया कि ये जो हमने को प्रोडक्शन ये सब कुछ देखा है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टअप ब्रिज, जैसा हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा। तो ये स्टार्टअप ब्रिज हो गया, MOU हो गया डिफेंस कॉपरेशन में, और हमने बायलेटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले गए। ये 2-3 कुछ रिसेंट वो हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे। ठीक है, और जो रसीना डायलॉग पे अगर कुछ सुनने के लिए मिला तो हम वो भी देखेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया इटली का रिलेशंस का थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो आप बिल्कुल ये मेंशन कर सकते हैं कि हम एंशियंट सिविलाइजेशन है, दोनों, इंडिया भी इटली भी, पर हम यंग स्टेट्स हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड स्टेट। स्टेट में ऑफ कोर्स पॉपुलेशन, टेरिटरी और सरकार, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो इंडिया भी काफ़ी यंग स्टेट है, और साथ ही में इटली भी कैसे, क्योंकि आप अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इटली का रीयूनिफिकेशन कब हुआ था, 1861 में, इस कायदे से। ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारी दोनों ही की एंशियंट सिविलाइजेशंस में कॉन्टैक्ट बहुत 2000 साल पुराना है। दिस यू नो वेरी वेल, ट्रेड दिस दैट, है ना। और कैसे जो इटालियन पोर्ट सिटीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करती थी हमारी स्पाइस रूट की, कार्डमम एंड ऑल, राइट। तो ये सब कुछ आप जानते हैं। आप मार्को पोलो के बारे में जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे तो मार्को पोलो प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, और साथ ही में कल हमने, क्योंकि रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सार्गे लेवरोव, उन्होंने क्या कहा था कि लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के रिश्ते को इवोक किया था अपने बातचीत में। रीड अबाउट लियो टॉल्स्टॉय। ऑफ कोर्स आप पढ़ते ही हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, उनका मोटो था जो गांधी जी पे काफ़ी इम्पेक्केबल इम्पैक्ट छोड़ के गया था। ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑफ कोर्स जब आप आंसर आप इंडिया इटली के बारे में लिख रहे हैं तो राइट अबाउट दिस 13th सेंचुरी का जो ट्रैवलर आए थे मार्को पोलो। ठीक है, और फिर और भी चीज़ें जो आप फिर पॉलिटिकल एक डायमेंशन लिख दीजिए कि पॉलिटिकल डायमेंशन 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तभी हमने पॉलिटिकल रिश्ते इस्टेब्लिश कर लिए थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। एक इटली इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश की गई थी 2004 में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। पॉलिटिक्स खत्म हो गया, फिर आप इकोनॉमी में लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया क्या है, इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और इटली आई थिंक 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सो बनता है दोनों का काम करना। ठीक है, और साथ ही में इटली क्या है, इट इज़ EU में जो हमारे पार्टनर्स है उसमें टॉप 5 में आती है इटली। तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हमारा जो बेसिकली रिश्ता होना चाहिए, शुड बी स्ट्रॉन्ग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली हमारा ट्रेड डेफिसिट देखते हैं आप हर देश के साथ। सेंट्रल एशियन नेशंस छोड़ दीजिए, पर हम समझते हैं कि हम सबसे इंपोर्ट ही ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट बहुत कम करें, लेकिन ऐसा इटली के केस में नहीं है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में है सिंस 1980s। ओके, दिस यू मस्ट रिमेंबर। ओके, क्योंकि हम जो न्यूज़ में होती है ना बड़ी बड़ी कंट्रीज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी के भी। ठीक है, तो अभी क्या है कि इटालियन जो अपना 1.2% ऑफ इम्पोर्ट्स है वो इंडिया से करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में है, हमारे फेवर में। तो क्या बेसिकली हम इटालियंस हमसे क्या मंगवाते हैं, लेदर, आयरन ओर, मोटर व्हीकल्स, टेक्सटाइल्स, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जेम्स, ज्वेलरी, ये आप लिख सकते हो। हम क्या इंपोर्ट करते हैं उनसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आप इकोनॉमी में लिख दिया, पॉलिटी लिख दिया, इकोनॉमी लिख दिया, डिफेंस वाला फैक्टर अभी आप लिख देंगे। ठीक है, जो अभी हमने देखा कि MOU साइन हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, कोड डेवलप होगा, स्टार्टअप ब्रिज यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। और देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अब जॉर्जिया मेलोनी अचानक से यहाँ क्यों आई हैं, क्योंकि 2020 में ना एक समिट हुई थी इंडिया इटली की।
उसमें हमने एक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया था, ठीक है, एक्शन प्लान फॉर एन एनहांस्ड पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इटली 2020 से 2024। तो 2020 से 24 के बीच में हमें खुद की पार्टनरशिप को इन्हांस करना था, प्रायोरिटी सेटअप करनी थी, स्ट्रेटेजिक गोल सेटअप करने थे, कैसे हम बायलेटरल पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और स्पेशली हमने उस समय बोला था, 2020 की समय की बात, अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद है, अगर याद होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो तब हमने ये भी कहा था कि देखिए हम कोऑर्डिनेट करेंगे बहुत क्लोजली एट मल्टीलेटरल फोरम, और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल फोरम जहां हम दोनों कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वो G20 है, क्योंकि G20 में दोनों ही मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वो तब हमने बात कही थी, और इसीलिए अब हम यहाँ पे मेलोनी को देख रहे हैं, और हम वी आर सीइंग स्टफ जो हमने 2020 से 24 वाला एक्शन प्लान में बातचीत की थी। और साथ ही में आपके जो आप इटालियन ट्रैवलर्स आपको पता होने चाहिए, मार्को पोलो तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, कि कब आए थे साउथ इंडिया में। जैसे कि आप जानते हैं कि रुद्रमा देवी जो काकतियाज की थी उस समय पे आए थे, और इनकी जो बुक है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, है ना, कैसे उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री थी इंडिया की उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। और भी जो भी इटालियन ट्रैवलर्स आए थे वो कुछ कुछ आप पढ़ के जाइए, कि जो पीटर मुंडी थे, ठीक है, या फिर जो पेत्रा दिल्ला विल्ला, है ना, ये कुछ कुछ इटालियन जो जहांगीर के टाइम पे आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, स्पेक्ट्रम में लिखा है ये सारे वर्ड्स, ठीक है आपके, कि जहांगीर के समय पे आए थे एक, है ना, और फिर उसके बाद शाहजहां के समय पे आए थे। और ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप मतलब दिस इज अ हिंट कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ओके। इंडिया कैन पुश रशिया यूक्रेन, ओके दिस वी हैव डिस्कस्ड। ब्लिंकन इंडिया यूएस डिस्कस राइट्स इशू रेगुलरली, तो देखिए बेसिकली ये ब्लिंकन से पूछा गया, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, कि क्या बेसिकली ह्यूमन राइट्स आपको लगता है काफ़ी डिक्लाइन कर रहे हैं इंडिया में आपके हिसाब से, तो फिर आप क्या करते हो, क्या कहना है आपका। उन्होंने इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि आप घुमा फिरा के आंसर दे दो, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं इस बात पे और कुछ और ही कहानी बोल दी। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम दोनों बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, और वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, और हम दोनों ही डेमोक्रेसी के प्रोजेक्ट को काफ़ी इंड्योर करते हैं, और दोनों ही परफेक्ट डेमोक्रेटिक यूनियन बनने की पाथ पे हैं। हमसे भी कुछ गलतियां होती है, उनसे भी कुछ गलतियां होती है, दैट्स पार्ट ऑफ अ नेशनल एथोस आर इन दे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम उन्होंने बोल के अपना पल्ला झाड़ा है यहाँ पे। So we have to work together to show that our democracies can actually deliver on our people's needs, and we have to continue to hold ourselves to our core values, including respect for universal human rights like freedom of religion and belief. तो ये सारी चीज़ें देखिए क्या ही ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स इनको काफ़ी कंसर्न करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो अभी बीबीसी और बाकी इस तरह के थिंक टैंक्स के उनको, या एनजीओज के हम लाइसेंस कैंसिल होते हुए देख रहे हैं, या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर यूएपीए का मिसयूज़ देख रहे हैं, इन सारी बातों पे। और उन्होंने बोला, जब एनजीओज वाली बात हमने पूछी तो कहते हैं कि वो हमने इंडिया से बात कर ली है डायरेक्टली, मिस्टर जयशंकर से बात की, हम यहाँ क्यों बताएं, ओके। So let's see what is written here. PM draw inspiration from methods of India, focus on what unites us. अगर आपसे आपके GS4 में या आपके essay में ये क्वेश्चन आता है कि जो प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो है उसके लिए आपको बस एक जगह को, एक बुक को रेफर करने की जरूरत है, और वो है इंडियन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन वैल्यूज, तो आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए लिखने के लिए, जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इवोक किया है, ठीक है। स्ट्रेसिंग दैट ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड टू प्रिवेंट वॉर्स, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो डेफिनेटली फेल हो गई है वॉर्स को प्रिवेंट करने में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो कुछ नहीं कर पाई, ओके। तो ये सारी चीज़ें। और लेट्स सी, ही टोल्ड द विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स, तो उन्होंने कहा कि देखिए, और ये क्यों उन्होंने बोला आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी, अगेन आपको समझनी है। उन्होंने कहा कि देखिए हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इंडिया की सिविलाइजेशन एथोस से, कि हम उन फैक्टर्स पे फोकस नहीं करते जो हमें तोड़ते हैं, हम उन फैक्टर्स पे फोकस करते हैं जो हमें जोड़ते हैं। तो ये सोचिए किसके लिए बोला होगा। जो आप ये हाइटिस देख रहे हैं, ये इतना ज़्यादा कि रशिया चाइना एक तरफ है, जॉइंट कम्युनिक पे हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पा रही है। फ्रांस काफ़ी डिटरमाइंड है कि हम वी वोंट बज एन इंच, एंड वेस्ट इज़ देयर। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, लेकिन कुछ तो कॉमन है। करप्शन सबके लिए कॉमन है, टेररिज्म सबके लिए कॉमन है, फूड सबके लिए कॉमन है, एनर्जी सिक्योरिटी सबके लिए कॉमन है, तो हम यहाँ क्यों नहीं फोकस करते हैं,
ठीक है, ये इनडायरेक्टली उनकी तरफ हिंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड। मोदीज ओपनिंग स्टेटमेंट टू विजिटिंग, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है और साथ में उन्होंने बोला कि मल्टीलैटरलिज्म कैसे हमें दिख रहा है कि नहीं फेस कर पा रहा प्रेजेंट हर्डल्स को। We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced। और सबसे ज़्यादा जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे वो तो चलिए है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा भुगत कौन रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज। और इसीलिए हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के उभरे हैं, ठीक है। क्योंकि तब तक कोई लीडरशिप जस्ट नहीं हो सकती जब तक आप सबसे ज़्यादा जो एक पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्टेड लोग हैं उनकी बात नहीं सुन लेते, जो भारत ने किया है। यू आर मीटिंग एट अ टाइम ऑफ डीप ग्लोबल डिविजन्स। एज फॉरेन मिनिस्टर्स आप जानते हैं रोज़मर्रा का आपका काम ही यही है कि आप जियो पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, कंडक्ट करते हैं उसमें अपना बिजनेस, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और पैंडेमिक पे भी थोड़ी बहुत बात की और कैसे ग्लोबल इकोनॉमी भी हर चीज़ से इम्पैक्ट होगी। जयशंकर meets Blinken, discusses bilateral ties, Ukraine. Let me just see what is here. Okay. But before that, Jayashankar meets China Chin. चाइनाज चिन से स्टेटस ऑफ टाइज एबनॉर्मल। तो देखिए एबनॉर्मल शब्द जो है मिस्टर जयशंकर बहुत बार यूज करते हैं कि भारत और इंडिया का जो रिश्ता है वो एबनॉर्मल है, और उन्होंने फिर मीडिया को बताया कि यही एग्जैक्टली वर्ड, यही एडजेक्टिव मैं उनके सामने भी यूज कर रहा था कि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो LAC स्टैंड ऑफ की वजह से काफ़ी एबनॉर्मल है। 45 मिनट्स की मीटिंग हुई है अब हमारे करंट स्टेट ऑफ रिलेशनशिप को डिस्कस करते हुए। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जयशंकर said that there are real problems and the two sides need to talk about it openly and candidly। ठीक है, he said that the thrust of the meeting was on bilateral ties and the challenges confronting it, including peace and tranquility in the border areas। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि हमारे एक ऑफिशियल थे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो चाइना गए थे। तो पहली इस तरह की 2020 के क्लैश के बाद इस फ्रंट वन ऑन वन इस तरह की ऑफिशियल डीलिंग थी, ठीक है। जयशंकर मीट्स ब्लिंकन, डिस्कसेस बायलैटरल टाइज, यूक्रेन। तो वही सारी चीज़ें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने थर्सडे को बातचीत की है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, नीचे जस्ट। तो ह्यूमन राइट्स इश्यूज उठाए होंगे तो बात भी तो हुई होगी, ठीक है। द मीटिंग टुक प्लेस ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ठीक है। आफ्टर अटेंडिंग द फर्स्ट सेशन, तो अब देखिए हमने भी कुछ ट्वीट किया, उन्होंने भी ट्वीट किया। तो आई वेंट टू द G20 टुडे, ऐसा ब्लिंकन लिखते हैं। मैं 2 इम्पेरेटिव्स के साथ अपने दिमाग में लेके मीटिंग में गया था। पहला कि हम इंश्योर करें कि G20 और स्पेशली इंडिया, क्योंकि इट इज़ एट द हेल्म ऑफ G20 एडवांसेस आर शेयर्ड गोल्स। पहला तो ये था। दूसरा ये था कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें US टुगेदर विद आवर पार्टनर्स इज एक्टिंग टू मीट द नीड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और हम दोनों में ही सक्सीड किए हमने। अब कैसे सक्सीड किया ये तो नहीं पता, पर इन्होंने कहा है कि सक्सीड किया है। दे स्पोक अबाउट शेयर्ड एफर्ट्स टू एलिवेट, अब यही सारी चीज़ें कि हमने क्या क्या बातें की होंगी, कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, कैसे एलिवेट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को, प्रमोट कर सकते हैं फूड एनर्जी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को, नार्कोटिक्स काउंटर कॉपरेशन को। अब देखिए यहाँ पे ब्लिंकन लैवरोव मेक कॉन्टैक्ट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें, अब हम क्या बोले, खैर हेडलाइन ने तो बोल दिया कॉन्टैक्ट, क्योंकि ब्लिंकन का ये कहना है कि मेरी फुल फ्लैश्ड बातचीत हुई है लेवरोव के साथ, रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ। लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि आप उसे बातचीत ढूंढना कह सकते हो, लाइक छोटा सा कॉन्टैक्ट हुआ है, उसको तो कुछ है ही नहीं, कोई बातचीत हुई नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्लिंकन का कहना है कि मैंने बहुत सारे इश्यूज रेज किए, जैसे वॉर के ऊपर, और इश्यूज जैसे राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स पे जब हम मिले तो हमने और भी सारी बातें की, यहाँ पे लिखा है, ओके। आई अर्ज हिम टू, कि हाँ जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो आपने सस्पेंड कर दी है, दोबारा बातचीत करते हैं उसको, इट्स नॉट गुड, है ना। और साथ ही में कि आपने रॉन्गफुली डिटेन किया हुआ है हमारे एक मरीन को, US मरीन को 2020 से लेके अभी तक, ठीक है, तो उन्हें भी रिलीज कीजिए। और वॉर को एंड करने के लिए भी मैंने बोले 3 पॉइंट मैंने बोले, ठीक है, उन्होंने कहा। लेकिन लैवरोव का ये कहना है कि वो देखिए पहली बात तो जो हमारा कॉन्टैक्ट हुआ वो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ड्यूरिंग द सेकेंड सेशन ऑफ G20 मीट, और हमने कॉन्टैक्ट किया, नो टॉक्स और फुल फ्लैश्ड मीटिंग। तो बस इतना ही पता चलता है कि ये इतने डिफरेंट है कि एक मीटिंग की इनकी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे बस इतना ही हेडलाइन आप सुन लीजिए कि तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, इट हैज़ मूव सुप्रीम कोर्ट के जो गवर्नर है, कि शी इज़ एक्चुअली सिटिंग ऑन द बिल्स, कि कुछ तो यहाँ पे टाइम होना चाहिए लिमिट के इतने में आपको भेजना ही है. तो लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट कम्स अप विद. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो.